नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार, जहां पर हम देते हैं आपको शेयर बाजार से जुड़ी तमाम जानकारियां आसान भाषा में। इस शो में आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और सवाल किसी भी तरह के हो सकते हैं, भले ही कोई स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पूछना चाह रहे हो या अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो शेयर बाजार जुड़ी हुई, तो वो भी आप हमको जो है QR कोड जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है उसे स्कैन करके पहुंचा सकते हैं। जैसे ही इस QR कोड को आप स्कैन करेंगे, आप जुड़ जाएंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर से और वहां पर अपने सवाल छोड़ सकते हैं। कोई स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पूछना चाह रहे हो, स्टॉक का नाम डालिएगा, आपने किस भाव पर खरीदा है और कब तक आप उसमें रुकना चाहते हैं, तमाम जानकारियां हमें दे दीजिएगा ताकि हमारे एक्सपर्ट आपको सलाह दे पाएं। और मेरे साथ मेहमान के तौर पे sharmilajoshi.com की शर्मिला जोशी जुड़ गई हैं और शरण लीलानी भी जो इंडिपेंडेंट सेबी रिसर्च एनालिस्ट हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। शर्मिला मैम, आपने तो बाजार की हरियाली की तरह आज कपड़ा भी बहुत बेहतरीन पहना हुआ है, बिल्कुल बाजार की चाल को रिफ्लेक्ट ही कर रहा है आज का आपका ये रूप। क्या कहेंगी, बाजार में जोरदार तेजी और हफ्ते की शानदार शुरुआत? मैं अभी वही सोच रही थी बिकॉज मैंने देखा कि बाकी आप सब लोग ब्लू बिल्कुल हाँ और ब्लू इज द बाय सिग्नल एंड ग्रीन इज ऑल द ग्रीन सिग्नल। तो हम लोग ने सभी ऐसे कलर्स चूज किए हैं दैट आर रिफ्लेक्टिंग द पॉजिटिविटी ऑफ द सॉर्ट ऑफ चेंज सर्कमस्टेंसेस। तो वो कैसे हुआ है मुझे मालूम नहीं, नॉट बाय डिजाइन, लेकिन आई थिंक किधर ना किधर आपका दिमाग भी उसी कलर की तरफ जाता है जो यू नो दैट रिफ्लेक्ट्स योर इनर फीलिंग। बिल्कुल बिल्कुल, और मेरे ख्याल से वही ट्रेंड एक तरह से दिखाई दे रहा है जहां बाजार भी सलामी दे रहा है पूरे सीज फायर की खबर को। और शर्मिला जी, अब ये बताइएगा कि देखिए फर्राटा तेजी भी है, अक्रॉस सेक्टर्स भी हम देख रहे हैं, केवल एक फार्मा को छोड़ दें जो कि लाल निशान में दिखाई दे रहा है तो चौतरफा सेक्टर्स में हमें तेजी दिखाई दे रही है। लेकिन अब यहाँ से मोमेंटम अगर सेक्टर स्पेसिफिक बनाना हो, देखना हो, तो क्या बीट एंड डाउन सेक्टर्स पे फोकस ज्यादा करना चाहिए, जैसे कि टूर्स एंड ट्रैवल हो गया, इंडिगो, ITC होटल्स जैसे काउंटर, इंडिया होटल जैसे काउंटर्स पे फोकस करना चाहिए, डिफेंस काउंटर फोकस करना चाहिए? क्या लगता है आपको किस तरफ अब सेक्टर रोटेशन का अगर मैं सवाल पूछना चाहूँ तो आप होता हुआ क्या देखेंगे? So yes, I think obviously एक तो जिस तरह से ट्रैवल और होटल्स के स्टॉक पिछले हफ्ते में पीटे थे, तो आई थिंक यू विल सी अ रिकवरी। और उसके साथ साथ ये हॉलिडे सीजन भी चल रहा है तो उनके लिए ये हमेशा अच्छा क्वार्टर रहता है। तो उसके चलते भी आई थिंक अगले वी विल सून स्टार्ट गेटिंग सिग्नल्स और अगले क्वार्टर तक वो रिफ्लेक्शन आएगा उनके नंबर्स में कि किस तरह का ट्रैवल हुआ है ये हॉलिडे सीजन में। तो दैट इज आई थिंक एन ऑब्वियस सेक्टर। उसके साथ साथ आई थिंक जैसे आप जो ब्रेक में आप गए उसके पहले जो आप बात कर रहे थे कि मॉनसून जल्दी आ सकते हैं, तो वो फोकस उन स्टॉक्स की तरफ भी रहेगा। इसमें मैं दो सेक्टर्स की तरफ ध्यान दूंगी। एक तो फर्टिलाइजर जो ऑब्वियस है, और उसके साथ साथ FMCG भी, बिकॉज FMCG एक ऐसा सेक्टर है जो इज नॉट डन टू वेल। और उसकी एक बड़ी वजह ये भी रही है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ हम रूरल सेक्टर में देख रहे थे दैट वाज समवेयर मिसिंग। तो अगर मॉनसून्स नॉर्मल रहते तो उसका पहला बेनिफिशियरी उस तरह की FMCG कंपनीज रहेगी। एंड आई थिंक इफ एज सून एज द हम देखेंगे कि मॉनसून एकदम अच्छी तरह से उसका स्प्रेड हो रहा है और नॉर्मल है, तो पहला हमें पिकअप FMCG में देखने को मिलेगा। सो देयर कुड बी सम सॉर्ट ऑफ प्रीएम्प्टिव बाइंग गिवन ऑन द फैक्ट कि क्योंकि मार्केट हमेशा उसी तरह से अपने आप को पोजीशन करता है कि अगर मॉनसून अच्छे रहे तो कौन सा सेक्टर अच्छा चल सकता है। सो टू माय माइंड दैट कुड बी FMCG। समझ लीजिए कि आपको बेहतर नजरिया भी मिल गया और कई सारे सेक्टर्स जहां पर आपको अपनी रणनीति इस शानदार बाजार में बनानी है उनके बारे में भी जानकारी मिल गई। चलिए अब फटाफट से आपके सवालों को शामिल करते हैं। हमारे साथ पहले जो कॉलर जुड़े हुए हैं उनका नाम है प्रभाकर और मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभाकर जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपने लिया है? हाँ नमस्कार, मेरे पास टेक महिंद्रा है, पास 1100 शेयर। अच्छा, किस भाव पे लिया आपने? लगभग 1505। ठीक है, नजरिया आपका शॉर्ट टर्म का है ना? हाँ शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में कितना? 3 महीने, 6 महीने? 3-4 महीना। 3-4 महीने। शरण, टेक महिंद्रा अच्छे लेवल पे खरीदारी इनकी नजर आ रही है। इस बाजार में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एक ऐसी बाइंग करना जहां से कहीं ना कहीं आपको नुकसान कम हो और फायदा ज्यादा। और शेयरों की संख्या भी 1100 है, लगभग
30,000 के ऊपर, 31,000 के आसपास जो है वो यहाँ फायदा देख रहे हैं। तो बताइए, टेक महिंद्रा में यहाँ से 3-4 महीने का नजरिया चाहते हैं। टेक महिंद्रा काफी अच्छा लग रहा है कंपेयर टू अदर आईटी स्टॉक्स। स्टॉक अभी अपने 200 डे ईएमए के लेवल पे ही है, वहां से आज रिजेक्शन मिला है। और आप पहले भी देखें, जो भी स्टॉक 200 डे ईएमए को ब्रेकआउट करता है वहां से करीबन 5 से 10% चल जाता है। सेम हुआ था लास्ट टू लास्ट वीक रिलायंस में भी। तो स्टॉक काफी अच्छे लेवल पे है, मगर फिर भी मार्केट में कुछ नहीं कह सकते हैं। और एक रिस्क मैनेजमेंट को लेते हुए मैं आपको एक बार 1475 का स्टॉप लॉस रखने बोलूंगा। बाकी टारगेट की बात करें तो ये अपने करीबन 1700 के आसपास का टारगेट आ रहा है। तो टेक महिंद्रा काफी अच्छे लेवल पे है, काफी अच्छे सेक्टर में है, स्टॉक भी काफी अच्छा है, कंपनी भी एक्सेलेंट है। तो बने रही है, मगर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किए, 1475 के स्टॉप लॉस के साथ बने रही है। आगे बढ़ते हैं और क्या फोन लाइन पर मेरे साथ अमरजीत साहब हैं दिल्ली से? जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर, क्या हालचाल, कैसे हैं आप? बस बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। धन्यवाद अपना सवाल भेजने के लिए। बताइए, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी कर रखी है? जी, एक तो ये था, मेरे पास एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, 200 के राउंड शेयर है, जो कि 640 की मेरी एवरेज है। ओके। और दूसरा मेरे पास आईएफएल फाइनेंस के है अराउंड 250 शेयर, ये 450 के राउंड की इसकी एवरेज है। तो इनका दोनों का शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए वो मैं जानना चाह रहा हूँ। धन्यवाद। चलिए ठीक है, शॉर्ट टर्म नजरिया है। शरण, आपके पास मैं आऊंगी उसके लिए, क्योंकि आप स्टॉप लॉस बताकर इनको बताइए, रेकमेंड कीजिएगा कब तक रुकना है। लेकिन ओवरऑल स्पेस पर अगर शर्मिला जी आप अपनी राय दे सकें, दोनों स्पेसिफिक काउंटर्स पर भी अगर आप लंबा व्यू देना चाहें तो दे सकती हैं, बट अदरवाइज अगर हम पूरे बेफिसाई स्पेस को भी समझना चाहें आपके नजरिए से, तो क्या रूपरेखा बन रही है? मेरे हिसाब से बहुत अच्छा सेक्टर नजर आ रहा है। आईएफएल फाइनेंस, ओवरऑल एनबीएफसी स्पेस और हाउसिंग फाइनेंस स्पेस भी बहुत अच्छा नजर आ रहा है। द रीजन इज सिंपल। एक तो आई थिंक टेक्निकली वो अच्छी ज्यादा अच्छी राय दे पाएंगे, बिकॉज आई थिंक दैट व्हेन बैंक आपका निफ्टी बैंक इंडेक्स एक नया हाई बनाता है, इट सॉर्ट ऑफ सिग्नल्स अ चेंज इन कि जिस तरह से हम परसीव कर रहे थे इन चीजों, पूरे बैंकिंग सेक्टर को, फाइनेंशियल सेक्टर को, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, एनीथिंग दैट वाज रिलेटेड टू दैट स्पेस, उसमें हमने देखा है कि धीरे धीरे इंटरेस्ट लौटते आ रहा है। एंड आई थिंक द फंडामेंटल रीजन इज कि जिस तरह से हमने आरबीआई को इंटरेस्ट रेट्स कट करते हुए देखा है। इफ यू स्पेसिफिकली टॉक ऑफ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, अगर ये दोनों स्टॉक्स में आप मुझे पूछेंगे, आई प्रेफर दैट, क्योंकि मुझे लगता है कि रियल एस्टेट एक बहुत अहम सेक्टर है हमारे लिए गोइंग फॉरवर्ड, और उसमें एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनीज which cater to smaller ticket size loans और जो tier 2 tier 3 cities, क्योंकि मुझे लगता है कि रियल एस्टेट का भी जो बड़ा स्टोरी प्ले आउट होगा वो इन शहरों में प्ले आउट होगा, और उसमें इस तरह की कंपनीज का बड़ा हाथ रहेगा जहाँ पे टिकट साइज छोटा है और उनकी प्रेजेंस भी काफी है। सो आई थिंक आई लाइक एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस बिटवीन द टू, लेकिन एज सेक्टर्स मुझे दोनों सेक्टर्स पसंद है। शरण, अब थोड़ा सा हमारे दर्शक की खरीद पर आप उनको सलाह बताइए। शॉर्ट टर्म नज़रिया, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 640 और आईएफएल उन्होंने कहा 450 के भाव पर। मैं पहले एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ले लेता हूँ। वहाँ पे एक बार आप 560 का स्टॉप लॉस डालिए शॉर्ट टर्म के लिए, और स्टॉक वापस बोल रहा हूँ अपने 200 डे ईएमए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और जब भी स्टॉक यहाँ से ट्रेंड चेंज करता है तो आपको 5 से 10% का फास्ट मूव देखने को मिल सकता है। तो एक बार अगर ट्रेंड चेंज कंफर्म हो गया तो आप करीबन 5 to 10% इजी अपसाइड देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में। वो स्टॉक को करीबन 650 के आसपास लेके जा सकते हैं। वही उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखा जाएगा, वही आपकी परचेस प्राइस के आसपास। और आईएफएल फाइनेंस की बात करें, पिछले कुछ वीक्स में आपने काफी स्ट्रॉन्ग आईएफएल फाइनेंस में देखने को बाइंग देखी गई है। अभी स्टॉक ने आज ही अपने 200 डे ईएमए के आसपास रिजेक्शन लिया है, तो वो भी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की तरह सेम पोजीशन पे खड़ा है। यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट अगर आप देखने को मिल सकता है 200 डे ईएमए के ऊपर, तो शॉर्ट टर्म में 5 to 10% फास्ट मूव आप देख सकते हैं काफी, और वो स्टॉक को करीबन 425 से 450 के लेवल तक लेके जाएगा। वहां पे उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखा जाए।
तो इन दोनों पर आपको एक तरह से फंडामेंटल नजरिया और इसके साथ ही टेक्निकल लेवल्स भी जानने को मिल गए। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक अहम ट्रेंड की ओर बढ़ते हैं, मार्केट ट्रेंड की ओर। ट्रंप ने प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है और इसका क्या इंपैक्ट आ रहा है फार्मा सेक्टर पर, इसके बारे में विस्तृत जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शरद दुबे जुड़ चुके हैं। जी शरद, बताएं इस ऐलान का इंपैक्ट कैसा है? जी बिल्कुल, आप देखें तो निफ्टी फार्मा इंडेक्स खास करके एकमात्र सेक्टोरल लूज़र भी है और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि प्रेस्क्रिप्शन ड्रग प्राइसेस को जो है लगभग आप कह सकते हैं 30 से लेकर 80% तक का गिरावट देखने मिलेगा। अब यहाँ पे टारगेट क्या रहता है, मैं धीरे धीरे करके आपको बताता हूँ कि क्यों जो है सेंटिमेंट नेगेटिव हो चुका है। इन्होंने टारगेट किया कि मोस्ट फेवर्ड नेशंस के जो है प्राइसिंग मॉडल रहने वाली है और यूएस जो है कोशिश करेगा कि सबसे कम प्राइसेस जो है वो पे करे डेवलप्ड कंट्रीज़ में इन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स को लेके। अब ये फोकस रहेगा मेडिकेयर पार्ट बी ड्रग्स को लेके। एक डेफिनेशन है, इसको मैं धीरे धीरे आपको सिंप्लीफाई करता हूँ। ये जो है फिजिशियन एडमिनिस्टर्ड ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि इंजेक्टेबल्स और कैंसर ड्रग्स। यहाँ पे ड्रग प्राइसेस 30 से 80% गिर सकते हैं और उसके कारण जो यूएस का हेल्थ केयर कॉस्ट है वो एक सेंट्रल थीम था जो डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन में भी किया गया था जब वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की जो है लड़ाई लड़ रहे थे। अब ये इम्पैक्ट क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। हमारे कंपनीज़ को प्राइसिंग प्रेशर आ सकता है, जो हमारे ब्रांडेड ड्रग मैन्युफैक्चरर्स है, जो हमारे बड़े मिड कैप स्मॉल कैप के जो आप कह सकते हैं लार्ज कैप के फार्मा कंपनीज है लिस्टेड स्पेस में, उसके कारण क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन से इन कंपनीज़ की वो कम हो जाएगी। मेडिकेयर पार्ट बी के कौन से ड्रग है ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो है क्लिनिकल सेटिंग वाले ड्रग्स होते हैं और ओवरऑल ये जो है आप ये ड्रग्स जो आप फार्मेसी से नहीं, आप ट्रीटमेंट मिलता है पेशेंट से वहाँ से आता है। इसका मतलब नेट डेफिनेशन में इसमें जेनरिक्स उतना नहीं आता है। ये जो है हमें प्राइमा फेसी समझ में आ रहा है, यानी कि जिसमें आपको जो है फुल सब्सक्रिप्शन लेके जो आपको काउंटर में ख़रीदना होगा वो ड्रग्स के बारे में बात हो रही है। जेनरिक वाली होती है जिसमें मोस्टली यूएस में आप ओवर द काउंटर ले सकते बिना सब्सक्रिप्शन के। कुछ एग्जांपल है जैसे कि केमोथेरेपी हुआ, कैंसर ट्रीटमेंट हुआ, वैक्सीन फ्लू हुआ, निमोनिया हुआ, हेपेटाइटिस बी हुआ। तो बहुत स्पेसिफिक जो है ड्रग्स जो है स्पेसिफिक यूज़ केस के लिए रखा गया है। जेनरिक को लग नहीं रहा है कि डेफिनेशन में, पर उन्होंने एक्सप्लिसिटली बताया नहीं है। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि भारत के इंडियन कंपनीज़ के एक्सपोजर क्या है रेवेन्यू के। जाइडस लाइफ का देखिए, औरो फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज़, लुपिन, इनका जो है हायर साइड पे 38% के ऊपर है। 30 के नीचे बात करें तो सन फार्मा, सिप्ला, ग्लेन फार्मा, अजंता फार्मा और टोरेंट फार्मा जैसे कंपनीज़ हैं। लार्जली सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है। जेनरिक को तो प्रेमा फेसी लग नहीं रहा उतना इम्पैक्ट आएगा, लेकिन जो स्पेसिफिक ड्रग्स होते हैं जो जहाँ पे डॉक्टर की सिग्नेचर लगती है उस पर जो कुछ जो ड्रग्स है वहाँ पे भारी गिरावट आ सकती है। तो मार्जिन जो है जिन इंडियन प्लेयर्स के उन पे इम्पैक्ट आ सकती है, वो उस पे जो है नज़र रहने वाली है। बट ऑफकोर्स ये सेलेक्टिव है, ऐसा नहीं है कि सबके ऊपर लग चुका है और सबके लिए ख़राब है। बट वही है, सेंटिमेंट है और डिटेल्स एज यूजुअल यूएस देता नहीं है, तो इसीलिए जो है हमें थोड़ी कन्फ्यूजन है। बट नेगेटिवली जो है सेंटिमेंट अभी इम्पैक्ट कर रहा है पूरे फार्मा स्टॉक्स को। ठीक है, तो ये तमाम ब्यौरा आपके सामने शरद ने रखा, लेकिन शर्मिला जी, अगर हम फार्मा में देखें तो चुनिंदा फार्मा शेयरों में एक तरह की खरीदारी भी, मतलब ओवरऑल मार्केट अच्छा है तो वहां पर भी हमें एक खरीदारी देखने को मिल रही है। आप देखिए डॉक्टर रेड्डीज लगभग 2.5% ऊपर है, सिप्ला देखिए लगभग 1.5% की तेजी हमें देखने को मिले। जीएसके फार्मा में, जायडस लाइफ में भी खरीदारी है। और वो फार्मा की जिनकी बात भी कर रहे थे शरद, वहां पर हम देख रहे हैं कि लगभग 2.25% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। डायग्नोस्टिक शेयरों में भी पॉजिटिविटी नजर आ रही है। तो जरा थोड़ा अलग तरीके से स्कैन कीजिए इस पूरे सेक्टर को और कुछ पसंद आ रहा हो तो आप बताइए। So I think की टेक अवे यही है कि एक सेंटिमेंट हिट है, और जैसे आई थिंक द फनीस्ट थिंग शरद सेड वाज कि यूएस कुछ खास डिटेल्स देता नहीं है। सो इट इज जस्ट इस तरह का एक स्टेटमेंट आया है कि वी पे मोर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाउ इट इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, वेयर इट इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, कैसे आपको उसी कॉस्ट पे 30-80% कम मिलेंगे। आई मीन बेसिक इशू हम समझते हैं कि वहां पर किस तरह का कॉस्ट हो गया है, एंड हम सुनते ही आते हैं फ्रॉम फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एक्सेट्रा कि अपॉइंटमेंट्स मिलना कितना मुश्किल है, दवाइयों का किस तरह का हाल है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दैट्स अ सेपरेट इशू। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ इंडियन कंपनीज आर अफेक्टेड। एक तो सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने कही कि वी आर केटरिंग लार्जली टू द जेनरिक स्पेस, तो उस वजह से मुझे नहीं लगता कि जो ये बात हुई है उससे हम डायरेक्टली बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं। उसमें सिप्ला का आपने जिक्र किया, दैट वाज अ वेरी गुड स्टॉक दैट यू पॉइंटेड आउट टू, क्योंकि हमारे मार्केट में ऐसी कंपनीज लिस्टेड है विच आर एमएनसीज बट दे आर लिस्टेड हियर।
तो उनका बिजनेस और जो उनके प्रॉफिट्स रहते हैं दे आर टोटली डोमेस्टिक बेस्ड, तो उनपे तो कोई असर पड़ना ही नहीं चाहिए। यू हैव टू जस्ट लुक एट कि किस तरह का उनका यहाँ पर बिजनेस है और किस तरह का आगे का रोल आउट है एंड गो बाय दैट। तो मेरे हिसाब से ना ये एक बहुत इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ नी जर्क रिएक्शन आज, क्योंकि एक इतना बड़ा स्टेटमेंट आया है और उसकी क्या एक्चुअली में किस तरह से ये चीजें आगे चलकर होगी, वी विल हैव टू टेक इट केस बाय केस। जैसे आज डॉक्टर रेड्डी के बहुत अच्छे नतीजे आए, सो द स्टॉक इज गेटिंग रिवॉर्डेड, तो आपको वो देखना पड़ेगा कि किस तरह के नतीजे आ रहे हैं, कंपनी से क्या कमेंट्री आ रही है, रादर देन गेटिंग ये ठीक है एक सेंटिमेंट हिट है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें से स्टॉक्स रिकवर करेंगे। तो ये है राय आपको मिलती हुई, और डॉक्टर रेड्डीज लैब और सिप्ला जो है उस पर नजर रखिए, और विस्तृत नजरिया भी आपको शर्मिला जी ने इस पूरे सेक्टर पे दिया। चलिए वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, और सदाशिव जोशी साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। अहमदाबाद से। बताइए सर, किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है? क्या मैंने 1 साल से ले रखा है बैंक इंडिया। हाँ ओके ठीक है, 142 142 के हिसाब से। जी ठीक है, 50,000 की सेल लिए थे मैडम मैंने। जी ठीक है, अब वो जब से मैंने लिए है ना तब से वो अभी कभी मतलब नीचे ही नीचे चल रहा है। देख घाटा हो लीजिए रहा है आप क्या आपको। चल रहा है। हाँ। घाटा बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अभी 1 साल तो हो गए, अभी क्या करूँ, इसको इस पे रखूँ कि या बेच दूँ? ठीक है, एक थोड़ा सा शरण, थोड़ा सा आप नियर टर्म आउटलुक बताएंगे? बैंक ऑफ इंडिया ने ले रखा है 1110 के बैंक लेवल्स ऑफ पर। इंडिया को देखें तो अभी कंसोलिडेशन फेज में था काफी टाइम। पिछले दिनों में अपने 200 डे ईएमए को ब्रेकआउट दिया है। अगर आपको रिस्क मैनेज करना है तो 105 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं। ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस लग रहे हैं। 120 के ऊपर एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल कंफर्मेशन आ जाएगा। अभी स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में है, इसके लिए मैं आपको रिस्क मैनेज करने को बोल रहा हूँ। 104 से 105 के बीच में अपना स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए स्टॉक। तो स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए और बने रहने की फिलहाल आपको सलाह मिलती हुई। अगला सवाल लेते हैं, लखबीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखबीर जी नमस्कार, कहां से बोल रहे हैं? नमस्कार सर, मैं मेरठ से बात कर रहा हूँ। वाह, मेरठ पश्चिमी यूपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर। बताइए क्या मदद की जाए आपकी? सर मैंने ना नेशनल एल्यूमिनियम के स्टॉक इकट्ठे किए हुए हैं। 495 स्टॉक इकट्ठे हुए हैं। इस समय एवरेज प्राइस आ रहा है 211 रुपए का। ठीक है, तो नजरिया शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का? बोथ कंडीशन में मैं कंफर्टेबल। ठीक है, तो शर्मिला जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। नैल्को इन्होंने 211 के भाव पे खरीदा हुआ है, और थोड़ा सा मीडियम टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म व्यू दीजिए। नैल्को आपको लगता कैसा है? मेटल पे तो खैर ग्लोबल इंपैक्ट की भी नजरें रहती हैं। हाँ, मेरे हिसाब से दिक्कत वही है ग्लोबल इम्पैक्ट की, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जो जिस तरह का आउटलुक उनका जो आउटलुक है वो ज्यादा ग्लोबल जिस तरह से चीजें हो रही है उससे बनता है। बिकॉज अगर आप मुझे पूछे तो जो वैल्यूएशन पे अभी नैल्को है और जिस तरह का आउटलुक मेरा एल्यूमिनियम के लिए है आगे चलकर, वो बहुत पॉजिटिव है। बट रियली स्पीकिंग अभी वो सेक्टर थोड़ा एक ऐसा विदाउट ट्रेंड न्यूट्रल जैसा चल रहा है, तो थोड़ा समय लग सकता है। बट आई थिंक दैट दिस स्टॉक इज इट्स अ गुड स्टॉक टू होल्ड, और मेरे हिसाब से उनके पास समय होगा तो उनको इसमें बिल्कुल बने रहना चाहिए। चलिए, रुक रहने की सलाह शर्मिला जी के मुताबिक। और यूट्यूब से ऋषभ जैन का हम सवाल लेंगे। शरण, इन्होंने इरेना में खरीदारी कर रखी है, इनके लेवल्स 169 के हैं, और कब तक ये होल्ड करें? इमीडिएट प्रॉफिट अगर कहीं पर दिखाई दे रहा है चार्ट्स के मुताबिक, उसके हिसाब से इनको पोजिशनली अगर आप कोई रणनीति देना चाहें। तो स्टॉक क्लियर डाउन ट्रेंड में है, और अगर आपने 4 या 5 रुपए ऊपर ही खरीदा है, एक बार आप अगर लॉन्ग टर्म का आपका व्यू है तो 135 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए। और आपका एकदम ही अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है तो 150 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। स्टॉक ने अपने सारे मूविंग एवरेजेस को तोड़ दिया है, क्लियरली लोअर लो बनाते हुए चल रहा है। तो स्टॉक का ट्रेंड काफी नेगेटिव है, मगर एक बार अगर लंबे इन्वेस्टमेंट का व्यू है तो 138 के स्टॉप लॉस से बने ले, और शॉर्ट टर्म है तो 150 के स्टॉप लॉस से आप इन्वेस्टेड रहिए।
तो यहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ तब बने रहने की आपको सलाह मिलती हुई। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे और विदा लें, औपचारिकता है। शरण, अपना डिस्क्लेमर देते जाएं। मेरे पास कोई भी स्टॉक नहीं है आज, जिसकी भी बात। ठीक है, शर्मिला जी अपना डिस्क्लेमर दें। I think standard disclaimer. I could have recommended these stocks to clients और मेरे पास भी हो सकते हैं। शुक्रिया करेंगे शर्मिला जी, शुक्रिया करेंगे शरण, आप दोनों का शो में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और इन्वेस्टर्स को अच्छे तरीके से गाइड करने के लिए। चलिए अब बढ़ते आगे और लगातार जो है भारत पाक तनाव पर नजर बनी हुई है। सीज फायर के बाद आज भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ उसके बीच बातचीत 12 बजे होने वाली है। किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, एजेंडा क्या है? सुमिता करीर हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। सुमिता, बताएं आखिर क्या जानकारी है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आज डीजीएमओ लेवल टॉक्स होंगे और सोर्सेज बोल रहे हैं कि यही राइट मैकेनिज्म है, पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स राइट मैकेनिज्म नहीं है। और आईडब्ल्यूटी के ऊपर या उसकी अबेंस को रिवर्स करने के ऊपर कोई बातें नहीं होंगी, कोई डिस्कशन नहीं होगा जब तक टेरर स्टॉप नहीं होता पाकिस्तान से। एज ए डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी आईडब्ल्यूटी को अबेंस में डालने के बाद इंडिया ने टेरर का कॉस्ट जो है पाकिस्तान के लिए उसको सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर दिया। सोर्सेज ये भी बोल रहे हैं कि काफी टाइम से एक कंपेलिंग केस बन रहा था आईडब्ल्यूटी को रीनेगोशिएट करने के लिए पाकिस्तान के साथ, क्योंकि 1960s से चलता हुआ आ रहा है, टू मेक इट मोर रेलिवेंट टू प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। बट पाकिस्तान ने काफी टाइम से इंडिया के एफर्ट्स को स्टोन वॉल किया, एटलीस्ट 2 साल से वो स्टोन वॉल कर रहा है और इसको रिस्पॉन्ड नहीं करना ये भी ट्रीटी का एक वायलेशन है। सोर्सेज बता रहे हैं कि इसलिए इंडिया इज वेल विद इन इट्स राइट टू होल्ड द ट्रीटी इन अबेयंस। उसके अलावा जो टॉक्स होंगे उसमें कश्मीर के मीडिएशन पे, कि कोई बाहर वाला मीडिएट करे कश्मीर पे, उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। और जो ओनली मैटर जो रहता है डिस्कस करना वो है कि टेररिज्म को स्टॉप होना चाहिए और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को रिटर्न करना। और ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ, सोर्सेज बता रहे हैं कि उससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि अगर वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा, जो बेसिकली दिखाता है कि इंडिया काफी नो नॉनसेंस अप्रोच यूज कर रहा है टेररिज्म को लेके और कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं है उसको लेके। और इंडिया की जो स्ट्रैटेजी थी ऑपरेशन सिंदूर, जिस रीजन की वजह से शुरू हुआ था, जिन ऑब्जेक्टिव्स को लेके, मिलिट्री, पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल, ये सब पूरे हो चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेशली जैसे इंडिया ने मुरीद के मुजफ्फराबाद और बवालपुर जो टेररिस्ट स्पॉट्स हैं उनको हिट किया और ये हुआ ऑपरेशन सिंदूर के चलने के सिर्फ 25 मिनट के लिए और वो अभी ओवर नहीं है। पाकिस्तान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये जो है ये अभी का न्यू नॉर्मल है। शुक्रिया करेंगे सुमिता इस विस्तृत जानकारी के लिए। निगाहें अब 12 बजे की मीटिंग और उसकी ब्रीफिंग जो होगी 2:30 बजे उस पर रहेंगी। हम उसकी भी पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। चलिए फिलहाल शो में हमें दीजिए इजाजत और यहां से हमें विदा लेना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार मेरे से होगी विश्व मोहन जुड़ेंगे कम्युनिटी की तमाम अहम खबरों के साथ। बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।